Welcome to all of you students in the new session of doubt and discussion. This is the open platform for upcoming NEET exams. Myself Dr. S.K. Singh teach you biology at your tongue. Students, प्रीवियस लेक्चर की सीरीज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि हर रोज़ इवनिंग में 7 बजे YouTube पर लाइव मैं आपसे मिल रहा हूं। इसमें हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि आने वाले अपकमिंग नीट एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल हैं, संभावित क्वेश्चंस हैं। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, इसी तरह का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, या एक तरह से कह लीजिए कि इसी तरह का सिंप्लिसिटी, मीडियम और हाई अलग अलग रेंज के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं। और एग्जैक्टली हमारे एनसीईआरटी को फॉलो करता हुआ ये क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके सामने था। हम लोगों ने लेक्चर 1 के डाउट एंड डिस्कशन सेशन से चलते 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 आज 8वें सीरीज़ पर पहुंच चुके हैं, और मैंने आपसे बोला था 9 सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब है कि अब हमारे पास सिर्फ एक सीरीज़ बचेगी, जिस सीरीज़ में हम इसको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, यही नहीं, इसके बाद हम आपसे डेली इसी टाइम पर कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक को लेकर के मिलेंगे, जो थ्योरेटिकल टॉपिक बिल्कुल प्रोबेबल हैं कि इससे क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। उसको मैं विद इन 1 वीक एक सप्ताह के अंदर पूरी बायोलॉजी का लेसन 1 से लेके लास्ट लेसन तक 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी के छोटे छोटे उन टॉपिक को डिस्कस करूंगा, जिसके आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का है विथ मोर देन 700 मार्क्स इन नीट एग्जाम एंड 350 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया, और ऐसे ही आप और हम दोनों मिलते रहेंगे शाम को 7 बजे लाइव सेशन में। किसके लिए? क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तो 8वीं सीरीज का क्वेश्चंस पहला, अब सुनिए क्या है इसका। क्वेश्चंस के अलग अलग फॉर्मेट और डायग्राम देख करके तो कुछ स्टूडेंट ये समझ ही गए होंगे कि ये किस टॉपिक से आज का क्वेश्चन होने वाला है। जी बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, यह बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का क्वेश्चन है। बट हम आपको बताए हैं कि सिंगल टॉपिक का क्वेश्चन नहीं होने वाला है। इसका मतलब इसके बाद दूसरे टॉपिक भी आज के लेक्चर में आने वाले हैं। आप इंतजार करते रहिए और क्वेश्चंस की शुरुआत कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड एंड प्रोबेबल फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम्स। रीड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हाउ मेनी genetically different strains of rice found in India? How many genetically different strains of rice found in India? हमारे भारत में राइस की कितनी जेनेटिकल डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं? स्ट्रेन्स, नॉट स्पीसीज, स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। क्या ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल सही है। फर्स्ट 50,000 स्पीसीज हैं धान की, चावल की। हमारे इंडिया में क्या 50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं धान की। दूसरा ऑप्शन 5,000 पाई जाती हैं। तीसरा ऑप्शन 2,000, क्या 2,000 है? या चौथा ऑप्शन 1,000। जल्दी से इसका आंसर आप टाइप कर दीजिए कि हमारे इंडिया में, इंडिया कह रहा है, इंडिया में राइस की जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स कितनी पाई जाती हैं? बिल्कुल सही आंसर है इसका 50,000। हमारे इंडिया में राइस की लगभग 50,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। मतलब इतने तरह के चावल हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 50,000 टाइप के। चलिए, एक क्वेश्चन हो गया। दिस मीन्स 50,000 इज द करेक्ट आंसर फॉर डिफरेंट जेनेटिकली ब्रीड्स ऑफ द राइस इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे और बिल्कुल इसको आप ध्यान से फोकस रखिए, परफेक्शन रखिए कि गलती नहीं होनी चाहिए, और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना है कि फाइंड द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पीसीज। ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 ऑप्शंस हैं, और प्रोबेबल भी है। ये प्रोबेबल सीक्वेंस है। इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, मतलब हाई से लो की तरफ हम आए, ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज से कम नंबर ऑफ स्पीसीज की तरफ।
तो कौन सा ऑप्शन का सीक्वेंस करेक्ट है, हाई से लो की तरफ, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ? पहला ऑप्शन सुनिएगा, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा फंजाई की है और सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म की है क्या स्पीसीज? अरे नहीं, ये तो गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड पे आ जाइए, एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी और लाइकेन। लाइकेन तो सबसे कम है, ये समझ में आता है, लेकिन फंजाई सबसे ज्यादा, सॉरी एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा है, ये नहीं है, मतलब सेकेंड भी गलत हो गया। फिर तीसरे ऑप्शन को देखिए, फंजाई, एंजियोस्पर्म, एल्गी और लाइकेन। गिवन ऑप्शन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज किसकी है? फंजाई की हैं, उससे कम एंजियोस्पर्म की हैं, उससे कम एल्गी की हैं और उससे भी कम लाइकेन की हैं। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा, है ना। तो देखिए, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में राइस के कितने जेनेटिकल डिफरेंट ब्रीड्स पाए जाते हैं, तो आंसर होगा 50,000। और कह रहा है कि स्पीसीज के नंबर के आधार पर भारत में, मतलब भारत क्या पूरी दुनिया में, बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा स्पीसीज किसकी है? फंजाई की, उससे कम एंजियोस्पर्म की, उससे कम एल्गी की और सबसे कम लाइकेन की। और ये आंसर याद रखिएगा, फंजाई, एंजियोस्पर्म, एल्गी एंड लाइकेन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, आ गया एक डिफिकल्टी लेवल, बट लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइन है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द करेक्ट पैटर्न ऑफ एनटीए नीट एग्जाम। क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 3 को सुनिएगा, कह रहा है कि जेड वैल्यू, क्या कह रहा है? जेड वैल्यू इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज और एरिया रिलेशनशिप में जेड की वैल्यू कह रहा है, जेड वैल्यू इन स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 से 0.2 तक फॉर, किसके लिए? कहने का मतलब आता है कि स्पीसीज और एरिया के बीच का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में जेड की जो वैल्यू है वह 0.1 से 0.2 के बीच में इन दिए गए ऑप्शन में से किसके लिए लाई करती है? तो चलिए ऑप्शन सुन लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया? पहला ऑप्शन दिया गया प्लांट्स इन ब्रिटेन। क्या ब्रिटेन में पाए जाने वाले प्लांट्स के लिए जेड की वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होगी? सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस क्या कह रहा, पढ़िए उस चीज को भाई। बिल्कुल सेकेंड केस, हाँ जी स्टूडेंट। तो सेकेंड ऑप्शन आपने देखा, सेकेंड क्या कह रहा है? बर्ड्स इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जो बर्ड्स पाई जाती हैं, उस कैलिफोर्निया की बर्ड्स की जेड वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करेगी। क्या ये ऑप्शन सही है? थर्ड देखिए, मॉलस्क इन न्यूयॉर्क स्टेट। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेट में मॉलस्क जो पाए जाते हैं, उस मॉलस्क की जेड वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करेगी। सोचिए इसमें से क्या सही है, या ऑल 3 के लिए लाई करेगी? ऑल ऑफ द अबव, सभी। सोचिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, टाइप करिए भाई इस चीज को, आंसर को देर नहीं करना है। कि प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, मॉलस्क इन न्यूयॉर्क एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ब्रिटेन के प्लांट्स की भी जेड वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होती है। कैलिफोर्निया की बर्ड्स की भी जेड वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होती है। और न्यूयॉर्क स्टेट का मॉलस्क की भी जेड वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में होती है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इसका ये चौथा वाला होगा, ऑल ऑफ द एबव। और ये याद कर जाइएगा कि जेड वैल्यू स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का 0.1 से 0.2 के बीच में इन तीनों के लिए लाई करेगा। ओके भाई, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखिए और जरा पहचानने की कोशिश करिए इस डायग्राम को। क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एंड एफ। एनसीईआरटी खोल लीजिए और एनसीईआरटी के इस डायग्राम को देखिए। एनसीईआरटी में बनाया गया है, आपको बताना है कि ए बी सी डी ई और एफ में कौन से मेंबर आएंगे स्पीसीज के। प्रश्न बात उठेगी ना।
तो कैसे इसको पहचानेंगे कि ए कौन है? और एग्जैक्टली वही डायग्राम है एनसीईआरटी का, तो या तो आप वहां से याद कर जाइए या फिर यहां पर ट्राई करिए कि ए बी सी डी ई एफ का मतलब क्या होगा। चलिए फटाफट टाइप करिए, हम आपको टाइम देते हैं इसको समझने के लिए जल्दी से। ये आपको बायोडाइवर्सिटी में दिया गया है, क्या दिया गया? चलिए हम लिख देते हैं, स्टार्ट हम कर ही देते हैं। क्या है भाई? ए का मतलब मॉसेज, ए का मतलब क्या है? मॉस। देखिए ये ए का मतलब है। बी का मतलब क्या होगा? फर्न। अरे मिलाइए ना इसको, आप लोग इसको मिलाना शुरू करिए, अपने आप आंसर मिल जाएगा। ए का मतलब मॉसेज, बी का मतलब फर्न। ये नंबर ऑफ स्पीसीज के रेंज पर बनाया गया फिगर है। सी का मतलब एंजियोस्पर्म, यहाँ सी कौन है? सी एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। अब देखिएगा ऑप्शन में जो आपको मिले, ए मास, बी फर्न, सी एंजियोस्पर्म। ज़्यादा होता है ना, एंजियोस्पर्म ज़्यादा होता है। अभी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। डी का मतलब लाइकेन। डी देखिए, डी थोड़ा सा इसको ऐसे समझने की कोशिश करनी है कि ये थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है इसकी अपेक्षा कंपैरिजन में, जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो डी सबसे कम है, तो डी सबसे कम किसका होगा? लाइकेन। ये किसका होगा? लाइकेन। ई में आ जाइए, ई का मतलब एल्गी, ई में कौन आएगा? एल्गी। और एफ में सबसे ज़्यादा फंजाई आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? फंजाई आ जाएंगे। और एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा भाई? मॉसेज, फर्न, एंजियोस्पर्म, लाइकेन, एल्गी और फंजाई। साइज के अकॉर्डिंग कौन क्या है तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा चेंज तो भाई क्वेश्चन में होगा ना। अगर आप सोचेंगे कि नहीं जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे ही क्यों नहीं दिया गया, वो ही चीज़ है, बस थोड़ा सा उसको मॉड्यूलेट कर दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन फिर भी एग्जैक्टली वही विन डायग्राम है जिसके आंसर को देना है कि सबसे पहला ए मॉसेस का नंबर आएगा, फिर फर्न का है, फिर एंजियोस्पर्म का सब ज़्यादा है इसके अपेक्षा, फिर लाइकेन का सबसे कम है। डायग्राम देखिएगा, डायग्राम देखने पर समझ में आएगा। फिर इससे ज़्यादा एल्गी का, और सबसे ज़्यादा किसका? फंजाई का। एल्गी के बाद किसका नंबर? फंजाई का नंबर। ये आपने ए बी सी डी ई को और एफ को पहचान लिया, ये याद कर जाइए कैसे होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। व्हाट इज ए बी सी डी इन दिस डायग्राम? और अब उसी तरह का ये डायग्राम बनाया गया और कह रहा है कि इस डायग्राम में ए बी सी डी का मतलब क्या है? पहचानिए इसको। ए बी सी डी का मतलब क्या हो सकता है? जल्दी से इसको फटाफट कर लीजिए। ओके, मैं आपको बता देता हूं। ये जो पहला है ना, ये मैमल्स है। आप देखिए किताब को पढ़ते हुए, अगर आपको एनसीईआरटी तैयार है तो फिर कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। इस डायग्राम में ए क्या है? मैमल्स हैं। मैमल्स के बाद बी क्या है? बर्ड्स हैं, मतलब उनके कंपैरिजन में ज़्यादा है बर्ड्स। देखिए ना, मैमल्स से ज़्यादा है बर्ड्स। बी का मतलब बर्ड्स। सी का मतलब रेप्टाइल्स। अच्छा, सी का मतलब क्या है? रेप्टाइल्स। ये रेप्टाइल्स हैं। और डी का मतलब एम्फीबियन हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आएंगे, तो ए से मैमल, या आप नीचे चलिएगा एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। मैमल सबसे ऊपर की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ए मैमल्स है, बी बर्ड्स हैं, सी रेप्टाइल्स है और डी क्या? एम्फीबियन। यह इस डायग्राम को कहता है। ये क्यों इतना बनाने वालों ने अच्छा बनाया? क्योंकि इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। तो 2-3 डायग्राम की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक क्वेश्चन 100% इसका सही आपके लिए मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 बचता है, और इस क्वेश्चन को भी एनसीईआरटी से लिया गया है। कितना चेंज करके लिया गया देखिए जरा ध्यान से। इसको कह रहा है कि विच इज करेक्ट फार्मूला ऑफ दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया जा रहा है ना, एक तो सीधा होता है, एनसीईआरटी में देखेंगे डायगोनल होता है, एक थोड़ा स्लांटिंग पर जाता है, हाइपरबोलिक। तो आपको बताना है कि इस ग्राफ का फार्मूला क्या होगा जब व्हेन एस रिप्रेजेंट स्पीसीज रिचनेस। एस का मतलब क्या हो? स्पीसीज रिचनेस। ए रिप्रेजेंट एरिया,
C रिप्रेजेंट y इंटरसेप्ट एंड J रिप्रेजेंट Z स्लोप ऑफ लाइन। Z क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ लाइन, या इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। एकदम एनसीईआरटी तो है यार, एकदम अब तक तो आ जाना चाहिए था फार्मूला इसका, कि इस ग्राफ का फार्मूला क्या होगा। डायगोनल का नहीं कह रहा है, ध्यान रखिएगा, ये इस हाइपरबोलिक का कह रहा है कि इस हाइपरबोलिक कर्व का फार्मूला क्या होगा। कब? जब S इज इक्वल टू स्पीसीज रिचनेस हो, A इज इक्वल टू एरिया हो, C इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट हो, और Z का मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट हो, मीन स्लोप ऑफ लाइन हो। आइए ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन क्या कर रहा है? S इज इक्वल टू C इंटू ए पर पावर Z। दूसरा ऑप्शन कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है, तो क्या है? S इज इक्वल टू C इंटू जेड पर पावर A। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। फिर आगे बढ़ते, S इज इक्वल टू जेड इंटू सी पर पावर A, क्या ये सही है? या फोर्थ देखिए, Z इज इक्वल टू S इंटू सी पर पावर A। इन चारों में क्या सही है भाई? जबकि ये एक्सिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को, तो इसका तो यही आंसर सही है जो ये दिया गया है पहला वाला, कि S इज इक्वल टू सी इंटू ए पर पावर Z। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा ना, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को सब याद है ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन आप देखिए प्रैक्टिस करने में कितना बढ़िया है कि ये सब दिमाग में आपके रहेगा, और एग्जाम के हाल में जाकर के बैठ के सोचना नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो खट से आप आंसर दे देंगे, लेकिन अगर ये आज प्रैक्टिस आप नहीं किए होते तो हो सकता है कि एग्जाम में आता तो आप परेशान होते, सोचते कि कौन सा आंसर था, जबकि ऐसा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। ए देखो अब जरा ध्यान से संभल करके, ए के बाद बी नहीं दिया है, ए के बाद सी दिया है, फिर बी दिया है, फिर डी दिया है, और कह रहा है कि ए बी सी डी को पहचानिए। मतलब ए का क्रम चेंज किया गया, वहां पर क्रम चेंज है भाई। ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है। तो आप देखिए डी तो सबसे बड़ा है ना, डी क्या है? सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा इस ग्राफ में इंसेक्ट होता है। कौन होता है? इंसेक्ट होता है। ए उससे कम है, मतलब अदर एनिमल ग्रुप, अदर एनिमल ग्रुप, ये दूसरे एनिमल ग्रुप होंगे। चलिए दो तो आपने पहचान लिया, क्या कि डी सबसे ज़्यादा संख्या है, मतलब इंसेक्ट की होगी। इससे कम ये ए दिखा रहा है, ए का मतलब अदर एनिमल ग्रुप होगा। अब बचता है सी और बी के बारे में। बी क्या है और सी क्या है? तो सुनिएगा भाई, बी जो है वो मालस्क क्रस्टेशियन, बी जो है मालस्क है, और सी क्रस्टेशियन से। ये बी कौन है? मॉलस्क है, MOLLUSC, और सी जो दिया गया ये क्रस्टेशियन से। अगर ये ऑप्शन में है तो यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है कि ए अदर एनिमल ग्रुप, बी मॉलस्क, सी क्रस्टेशियंस, और डी सबसे ज़्यादा किसका? इंसेक्ट का। मैक्सिमम एनसीईआरटी के इस बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक के क्वेश्चंस आपने अब तक प्रैक्टिस कर लिए, और एक बात तो समझ में आएगी कि जो क्वेश्चंस का मोड होगा वह इसी के बीच से होकर के गुजरेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वां है मैच द कॉलम। कॉलम को मैच करना है। अब कॉलम को मैच कैसे करना है भाई? तो सुनिए ना, किसके आधार पर करना है ये जानना जरूरी है आपको। ये कॉलम मैचिंग तो करनी है, बट किस बेसिस पर करनी है? तो नंबर ऑफ बर्ड्स स्पीसीज पर, कि किस देश में किस जगह पर कितनी बर्ड की स्पीसीज पाई जाती हैं। नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज के बेस पर आपको करना है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पहला कोलंबिया। कोलंबिया में बर्ड्स की संख्या 1200, बर्ड्स नहीं, बर्ड्स के स्पीसीज के नंबर 1200 है। क्या ये सही मैच है? न्यूयॉर्क 1300 है। क्या ये सही मैच है? इंडिया 1400 है। क्या ये सही मैच है? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट 105, क्या ये सही है? अब प्रश्न तो है कि क्या है, क्या सही मैच है? तो आंसर है नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज के बेस पर ये देश और ये नंबर ऑफ स्पीसीज मैच सही नहीं है। तो इसको हम सही कैसे करें?
सोचिए। चलिए भाई, कोलंबिया, सबसे ज़्यादा बर्ड की स्पीसीज पाई जाती है कोलंबिया में। दैट मीन्स कोलंबिया में 1400 सबसे ज़्यादा हो गया ना। क्या याद करना है, कोलंबिया में 1400। वहाँ से कम हमारे इंडिया में पाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहाँ? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में। कोलंबिया से कम बर्ड की स्पीसीज अमेजोनियन। तो देखिए 1400 से कम क्या है? अमेजन है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में कितनी बर्ड्स की स्पीसीज है? 1300। उससे कम इंडिया में पाई जाती है, मतलब इंडिया वाली क्या हो गई? 1200। तो सबसे कम बर्ड की स्पीसीज कहाँ है? अमेरिका, न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में कितनी है भाई? तो न्यूयॉर्क में 105। देखिए ये क्वेश्चन कितना बढ़िया सेट है कि देने के बाद से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके अगर आपको याद नहीं होगा तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन याद कैसे करना है? तो कोलंबिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बर्ड की स्पीसीज होती हैं, उससे कम अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में बर्ड्स की स्पीसीज होती हैं, उससे कम इंडिया में होती हैं, और सबसे कम कहाँ होती है? न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क स्टेट में होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कोलंबिया में 1400, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में 1300, इंडिया में 1200, न्यूयॉर्क में 105। तो ये रहा क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, और इसको आपने इजीली कुछ मिनटों में सॉल्व कर लिया। एक ऐसा सलूशन आपके सामने आया जो सलूशन बिना रिवीजन के आपको अगर एग्जाम में आएगा तो पूरे इस टॉपिक के क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे स्टूडेंट्स। एक बार इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब हम जो क्वेश्चंस पर चलेंगे उस क्वेश्चंस की अपनी एक टेंडेंसी होगी जिसमें आपको बहुत समय नहीं मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसको अब हम मिटाएंगे, और मिटाने के बाद से आप तैयार हो जाइए। फटाफट अपने क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं आप लोग, इसके आंसर्स को याद रखेंगे क्योंकि रैपिड फायर राउंड में आ रहा है तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। दैट मीन्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस इस राउंड में आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट एज इट इज पूछे जा सकते हैं अपकमिंग नीट एग्जाम में। बस आपको इनको क्वेश्चंस को एग्जाम के दिन तक सहेज कर रखना है, और जब भी आपका मन करे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए आप सीधा शिवानुजा ट्यूटोरियल्स पर जाइए यूट्यूब पर। इस पर शिवानुजा ट्यूटोरियल सर्च करिए, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मेरे साथ मिल जाएंगे डिस्कस करने के लिए। आप एक एक क्वेश्चंस को बारी बारी से डिस्कस करते जाइए, अपने आप सब कुछ तैयार हो जाएगा। हर टॉपिक का क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएगा, हर क्वेश्चंस के टॉपिक आपसे तैयार हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? चलिए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड में आएगा। मैंने बोला था इसके इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा। IUCN रेड लिस्ट 2004, IUCN रेड लिस्ट 2004 क्वेश्चन कह रहा है डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ हाउ मेनी स्पीसीज, documents the how many extinct species how many extinct species in last 500 years, in last, जल्दी से आंसर दीजिए, लास्ट 500 ईयर्स, पिछले 500 सालों में IUCN की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग जो 2004 में रिलीज हुई थी, कितनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं अंडर 500 इज। चलिए भाई आप लोग बोल रहे हैं ऑप्शन देने के लिए, ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन सुन लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन 784। क्या ये आंसर सही है?
अगर ये सही है तो फटाफट टाइप कर दीजिए, नहीं तो दूसरे क्वेश्चन ऑप्शन देखिए 874। 874 याद नहीं होगा तो नहीं लगेगा, आप बस इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेंड है कि याद होगा तो लगेगा। 478, 478 या चौथा ऑप्शन कह रहा है, चौथा ऑप्शन सुनिए, तीनों में से कोई एक सही है तो ठीक, नहीं तो फिर चौथा सुनिएगा 487। 487 आप देखिए ध्यान से, अगर करेक्टली आपको याद नहीं होगा तो फिर ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बोल देता हूं, दिस इज द करेक्ट आंसर। IUCN की रेड लिस्ट 2004 के अकॉर्डिंग पिछले 500 सालों में 787 स्पीसीज धरती से समाप्त हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटली, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा बट परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 2, प्रेजेंटली, PRESENTLY, प्रेजेंटली, अभी के बारे में कह रहा है। प्रेजेंटली डैश % ऑफ ऑल बर्ड स्पीसीज, डैश % ऑफ ऑल, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल बर्ड स्पीसीज, ये एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ की लाइन है जो कि नीट में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल है। प्रेजेंटली % ऑफ, बीच में कुछ गैप है, स्पीसीज डैश % ऑफ ऑल मैमल्स, फिर कह रहा है डैश कर दीजिए और कहिए कि % ऑफ ऑल मैमल्स, ऑल मैमल्स, सभी मैमल्स। और क्या कह रहा है, कह रहा है मैमल एंड, फिर % कह रहा है, मैमेलियन स्पीसीज है, एंड फिर कह रहा है क्या भाई, परसेंटेज। सुनिए 3 बार दिया गया है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड, ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज, जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कह रहा है, पूरी दुनिया की बात कर रहा है, इन द वर्ल्ड, WORLD। क्वेश्चन का फ्रेम पढ़ते पढ़ते आंसर आपका आना चाहिए इसका। फेसेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, फेसेज द थ्रेट, THREAT, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, धरती पर अभी के समय में कितने बर्ड्स ऐसी हैं। देखिए पहले वाले में क्या बोलना है आपको, जैसे सपोज करिए ये दे दिया गया, ये A है, सभी बर्ड्स, कितनी बर्ड्स, फिर कह रहा है कि मैमल्स, कितने मैमल्स और कितने जिम्नोस्पर्म अभी के समय में, अभी के समय में एक्सटिंक्शन के खतरे को सामना कर रहे हैं, मतलब धरती से उनके समाप्त होने का खतरा ज़्यादा है। एग्जैक्टली आंसर बोलिए, एग्जैक्टली आंसर क्या होना चाहिए। प्रेजेंटली इतना % ऑफ ऑल बर्ड्स, ऑफ ऑल स्पीसीज। एक और चीज़ दिया गया, सॉरी, ऑफ ऑल एम्फीबियंस कर दीजिए इसको, ऑल एम्फीबियंस लिखा है इसमें, तो ऑल एम्फीबियंस करिए, ऑल एम्फीबियन स्पीसीज। एंड फिर कह रहा, एंड देखिएगा, एंड फिर परसेंटेज बताना है आपको, परसेंटेज ऑफ एम्फीबियंस कह रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एम्फीबियंस समझ जाएंगे आप लोग, एम्फीबियन का ही बताना है। एम्फीबियंस मतलब ये डी के बारे में भी बताना है, 4 एम्फीबियन तो हो गया ना, सॉरी, ये जिम्नोस्पर्म, एम्फीबियन के बाद से डी कह रहा है जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड फेसेज थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, कि धरती पर जितने भी बर्ड्स हैं उनमें से कितने % बर्ड्स, धरती पर जितने भी मैमल्स हैं उसमें से कितने % मैमल्स, धरती पर जितने एम्फीबियन पहले कह रहा उसमें से कितने % एम्फीबियंस, और धरती पर जो जिम्नोस्पर्म है उसमें कितने जिम्नोस्पर्म अभी प्रेजेंट टाइम में एक्सटिंक्शन के खतरे को झेल रहे हैं। चलिए ऑप्शन बता दें, ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए इसका। पहला ऑप्शन दिया गया है इसका 2332, 2332, क्या ये ऑप्शन सही है?
पहले देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा गलत है ये। 12 एंड 31, 12 एंड 31 मतलब बर्ड की 23, मैमल्स की 32, एम्फीबियन की 12 और जिम्नोस्पर्म की 31 स्पीसीज। क्या यह सही है? आंसर है नहीं, ये तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए भाई, 12, 23, 12%, 23%, 12, 23, 32, 31, 32 और 31। अरे भाई यही तो आंसर है एनसीईआरटी का कि प्रेजेंट टाइम में जितनी भी बर्ड्स हैं उसमें से 12% बर्ड्स के समाप्त होने का डर है धरती से। दूसरा, प्रेजेंट टाइम में जितने मैमल्स हैं उसमें से 23% मैमल धरती से समाप्त हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा एम्फीबियन के समाप्त होने का डर है। 32% एम्फीबियन धरती से ख़त्म होने वाले हैं और 31% जिम्नोस्पर्म के पौधे धरती से ख़त्म समाप्त हो रहे हैं। एक्सटिंक्शन का खतरा है उनके ऊपर, इसलिए उनके बचाव का उपाय करना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 रैपिड फायर। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि याद होगा तो लग जाएगा, नहीं याद होगा तो फिर तो गया। जाओ, स्टेलर सी काऊ एंड पैसेंजर्स पिजन, स्टेलर सी काऊ, स्टेलर सी काऊ एंड पैसेंजर्स पिजन, पैसेंजर्स कबूतर था ये, पैसेंजर्स पिजन धरती से खत्म हो चुके हैं। ये दोनों एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं। स्टेलर सी काऊ एंड पैसेंजर्स पिजन बिकम्स एक्सटिंक्ट ड्यू टू, बिकम्स एक्सटिंक्ट धरती से समाप्त हो गए, एक्सटिंक्ट ड्यू टू। क्यों धरती से समाप्त हो गए भाई? कारण पूछ रहा है, ड्यू टू एक्सटिंक्शन के बारे में कह रहा है कि धरती से ये क्यों समाप्त हो गए। चलिए ऑप्शन बोल देता हूं। देखिए पहला ऑप्शन सुनिए, इनके धरती से समाप्त होने का रीजन पहला था एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन कि किसी बाहर के जगह से नई एलियन स्पीसीज को इनके वाले हैबिटेट में लाया गया, जिसकी वजह से कि ये बाहरी स्पीसीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और ये धरती से समाप्त हो गए, एलियन स्पीसीज के कारण हुआ। चलिए दूसरा बताते, को एक्सटिंक्शन, को एक्सटिंक्शन इसमें से एक स्टीलर सी काऊ मर गया होगा तो पैसेंजर पिजन भी खत्म हो गया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ जिंदा रहते थे। एक नहीं रहा तो दूसरा ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, दैट इज को एक्सटिंक्शन। दोनों एक साथ जिएंगे, दोनों एक साथ मरेंगे, ये को एक्सटिंक्शन का केस होता है। थर्ड केस देखिए भाई, थर्ड क्या कर रहा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या ये कारण था? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इनके रहने की जगह को इंसानों ने तोड़ दिया, सड़कें बना दी, इंडस्ट्रीज बना दिया, तो इनका प्राकृतिक आवास टूट गया, जिसकी वजह से ये धरती से खत्म हो गए। क्या ये तीनों में से कोई आंसर है? एक बात आपको बताएं कि किसी भी स्पीसीज के एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण यही तो होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो धरती से समाप्त होती हैं ना स्पीसीज, उनमें सबसे ज़्यादा खतरा, मतलब सबसे ज़्यादा कारण देखा गया है तो हैबिटेट लॉस का देखा गया है। तो क्या ये कारण था स्टेलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन के समाप्त होने का? आंसर है ये भी कारण नहीं था। तो कारण क्या था इसका? इसका कारण था ओवर एक्सप्लॉयटेशन। चौथा सुनिएगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। भाई इनकी ब्रीडिंग रेट कम थी, जरा सोचिएगा, इनकी संतानें कम पैदा होती थी, लेकिन दुनिया में जो इंसान था वो इनके मांस को सबसे ज़्यादा खाने की बात करता था। दूसरा, जो प्रीडेटर्स होते थे इसके परभक्षी, लायन, टाइगर, वोल्फ, जैकाल, ये इनको ज़्यादा खाते थे। समझिए, एक्वेटिक जो प्रीडेटर्स थे वो इनको ज़्यादा खा जाते थे, इंसान भी इसको मारता था, जो कार्निवोरस एनिमल्स थे वो भी इसको मारते थे। तो इतना ज़्यादा ये मारा गया धरती से, उतना ये ब्रीडिंग कर नहीं पाया, जिसकी वजह से ये पूरी धरती से क्या हो गया, गायब हो गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इसका हुआ था। ओके भाई, ये भी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी थी। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप आंसर को जज करते चलिए।
मैच करते चलिए, एकदम सही आंसर आपके सामने आता चला जाएगा। आइए अब क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चंस का एक और भी फ्रेम है इसमें, एक क्वेश्चन का और भी फ्रेम है, जिस फ्रेम को देखने के बाद मुझे लगता है आपको आंसर इसका याद होगा और आप इसके आंसर को देने में सक्षम हैं। क्या इसके फ्रेम का आंसर है भाई? तो सुनिए, मैं आपको बता देता हूं क्या आंसर इसका फ्रेम है। क्वेश्चन को मैं रखता हूं, क्या रखता हूं? क्वेश्चन है हार्ट स्पॉट्स आर करेक्टराइज्ड बाई, हाँ देखिए, हार्ट स्पॉट्स आर करेक्टराइज्ड बाई, हार्ट स्पॉट्स किसके द्वारा करेक्टराइज्ड होता है? मतलब क्या इसके करेक्टर्स होते हैं हार्ट स्पॉट के? सुनिए, वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस, पहला कह रहा है, पहला ऑप्शन सुन लीजिएगा, पहला कह रहा है वेरी हाई, बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस, बहुत ज़्यादा स्पीसीज यहाँ होती हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? चलिए दूसरा भी देख लीजिए ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन को देखिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करिएगा। हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म कह रहा है, हाई डिग्री ऑफ इंडेमिज्म, क्या वहाँ पर इंडेमिज्म सबसे ज़्यादा होता है हार्ट स्पॉट में? इसको भी देख लीजिए, तीसरे ऑप्शन को, तब आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। थर्ड कह रहा है रीजन ऑफ एसिलरेटेड हैबिटेट लॉस, रीजन क्षेत्र के बारे में कह रहा है, रीजन ऑफ एसिलरेटेड, रीजन ऑफ एसिलरेटेड हैबिटेट लॉस, क्या ये सही है? क्या ये ऑप्शन सही है? आंसर है कि एक हार्ट स्पॉट के लिए तीनों सही हैं। इसका मतलब तीनों करेक्टर इस हार्ट स्पॉट में पाया गया, तो नेचुरली चौथा ऑप्शन अपने आप में हो जाएगा इसका आंसर, और वो क्या हो जाएगा भाई? ऑल हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन सुनिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि द अर्थ समिट हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। द अर्थ समिट, अर्थ समिति, समिट ब्रैकेट में लिख देता हूं इसके कंडीशंस को, कि हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अर्थ समिट जो हुई थी, वाज हेल्ड इन, कहाँ हुई थी? क्या बात है, वाज हेल्ड इन, मतलब ये क्या इसमें हुआ था इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि कहाँ हुआ था, जगह का नाम बताइए। एनसीईआरटी ने उसी को तो लिखा है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? लिखा है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, जो OHANSON, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में हुआ था। लेकिन एक चीज़ और इसके साथ दे रहा है कि यह साउथ अफ्रीका में है और 2002 में हुआ था। क्या ये ऑप्शन सही है? साउथ अफ्रीका में 2002 में ये अर्थ समिति हुई थी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अगर ये सही नहीं है तो दूसरा ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है रियो डे जेनेरियो, रियो डे जेनेरियो, क्या ये ऑप्शन सही है? तो देखिए टाइमिंग भी दे रहा है इसमें, रियो डे जेनेरियो में 1992 में, 1992 में हुआ था। क्या ये हिस्टोरिक कन्वेंशन था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? अगर ये सही है तो बिल्कुल स्टॉप हो जाइए, नहीं तो फिर तीसरे ऑप्शन को देखिए, थर्ड ऑप्शन क्योटा जापान, क्योटा KYOTA, क्योटा जापान, ये जापान में हुआ था। या फिर चौथा देखिए, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये समिति हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा, MON, कहाँ? MONTREAL, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा? अर्थ समिति, जिसमें कि अर्थ समिति कई हुई हैं, आपको स्पेसिफाई करके बताना है कि जिसमें हिस्टोरिक कन्वेंशन था, ऐतिहासिक कन्वेंशन था,
बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, तो ये किस देश में और कब हुआ था, जहां पर दुनिया में जीवों को बचाने के तरीकों के बारे में डिस्कस करना था। स्टूडेंट, ये हुआ था रियो डे जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, इस जगह पर हुआ था 1952 में। ओके भाई, चलिए अभी तो एक क्वेश्चन, और अब एक क्वेश्चन सुनिए जो एनसीईआरटी के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर उतना ही छोटा इसका है। अभी जो क्वेश्चन चलेगा ना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और जितना बड़ा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर बहुत छोटा इसका है। अब अगर आपको याद है तो फिर उस आंसर को लगाने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है, इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन द वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड समिट, इन द वर्ल्ड समिट on sustainable development held in sustainable development, सुनते रहिएगा क्वेश्चन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन, कहाँ हेल्ड हुई थी? तो सुनिएगा, हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग, 2002 इन जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, वहां पर हुआ था। हाउ मेनी कंट्रीज प्लेस्ड, अब सुनिए यहां पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी कंट्रीज प्लेस्ड, शपथ लिया था, कितनी कंट्री ने प्लेस्ड किया था? प्लेस्ड देयर कमिटमेंट टू अचीव देयर कमिटमेंट टू अचीव, ये पूरा एनसीईआरटी है भाई, पूरी एनसीईआरटी, टू अचीव क्या चीज भाई? A significant reduction in the current rate, a significant reduction in current rate। क्वेश्चन लिखते लिखते भी आपको याद हो जाएगा, करंट रेट, significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, of biodiversity loss at global, पूरी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको कम करने के लिए कितनी कंट्रीज ने ग्लोबल एंड लोकल लेवल बाय 2010, एंड लोकल लेवल भी, लोकल लेवल बाई 2010, 2010 तक, मीन्स जोहान्सबर्ग में जो 2002 में एक समिति बैठी थी, उसमें कितने ऐसे देश थे जिन लोगों ने पूरी दुनिया में और अपने क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी के लॉस की करंट रेट को कम करने की प्लेज लिया था 2010 तक कि 2010 तक हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस को बिल्कुल कम कर देंगे। क्वेश्चन यही है। चलिए भाई, ऑप्शन बोल रहे हैं तो ऑप्शन में बोल देता हूं। कितनी कंट्री का नाम बताना है? 100, 180, 100 कंट्री थी। दूसरा ऑप्शन सुनिए, 180 कंट्री थी। तीसरा ऑप्शन सुन लीजिएगा, जिन्होंने प्लेज दिया था 190 कंट्री थी जिन्होंने प्लेज दिया था। या चौथा बताइए, दुनिया की 200 देशों ने, कितने कंट्रीज ने 2010 तक अपने यहाँ के बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रिड्यूस करने के लिए प्लेज लिया था। तो भाई ये अगर आंसर आपको याद है तो ये वाला आंसर है। कितना? 190 कंट्री ने, दुनिया के 190 देशों ने इस लॉस को कम करने के लिए शपथ ली थी। एक लास्ट क्वेश्चन पर और आ जाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, विच एरिया, जरा ध्यान से सुनिएगा,
which area in Madhya Pradesh, MP, which area in Madhya Pradesh contain sacred groups, contain sacred groups, GROVES। मध्य प्रदेश में कितने ऐसी जगहें हैं जो सेक्रेड, पवित्र जगह के रूप में मानी जाती है? मध्य प्रदेश के बारे में बताना है। सेक्रेड ग्रुप्स जहाँ की पेड़ पौधों की सुरक्षा करने के लिए जाना जाता है। सुनिए, पहला है सरगुजा। पहली जगह का नाम क्या है? आंसर है सरगुजा, SARGUJA, सरगुजा में। दूसरा ऑप्शन सुन लीजिए, मध्य प्रदेश की दूसरी जगह चंदा, CHANDA। क्या चंदा में मध्य प्रदेश की सेक्रेड ग्रुप प्रेजेंट है? तीसरा बस्तर, क्या मध्य प्रदेश के बस्तर में सेक्रेड ग्रुप प्रेजेंट है? या चौथा ऑल, सभी में सेक्रेड ग्रुप प्रेजेंट है? तो आंसर है कि मध्य प्रदेश के इस रीजन में सबसे ज़्यादा सेक्रेड ग्रुप प्रेजेंट हैं। कहाँ पर? तो आंसर है ऑल, मीन्स सरगुजा में भी है, चंदा में भी है और बस्तर में भी है, जहाँ पर कि सेक्रेड ग्रुप बना करके पेड़ पौधों की सुरक्षा लोग वहाँ के किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के डाउट एंड डिस्कशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया और आपको पता है कि ये पूरे इस 12th NCERT के लास्ट सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर 3 आ गया तो 12 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, 12 नंबर फिक्स हो गया इसका। कल हम फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे YouTube पर लाइव आपसे, और 5 अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस को एक साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे एक छोटे से समय के रूप में। और वो क्वेश्चन वे होंगे जो मोस्ट प्रोबेबल होंगे फॉर अपकमिंग नीट एग्जाम। माई सेल्फ डॉक्टर SK सिंह, टीच यू बायोलॉजी एट योर टंग फ्रॉम Sivanuja Tutorials. Sivanuja Tutorials. Search this tutorial, Sivanuja Tutorial, on YouTube, and meet me every day at 7 PM live for open discussion. Students, Jai Hind.